नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल मैक टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्ट। ये लाइन तो आपने बार बार सुनी होगी। अगर आप रिस्क बकेट में आ गए हैं तो रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न भी है। ये रिस्क बकेट क्या होता है, ये जानने के लिए मैंने बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जो आप ये आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। तो आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, और म्यूचुअल फंड रिस्की और सही क्यों है। म्यूचुअल फंड आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में एवरेजिंग का हेल्प कैसे करता है, वो भी आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक यानी इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी भी हाई है और रिस्क भी हाई है, और म्यूचुअल फंड में एज कम्पेयर टू स्टॉक रिस्क और वॉलेटिलिटी लेस है। इक्विटी मार्केट में आपको अपना पोर्टफोलियो खुद ही संभालना पड़ता है, और म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर यानी कि एक्सपर्ट्स लोग आपका पोर्टफोलियो संभालते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इक्विटी मार्केट में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, और म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स है जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अब हम इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टॉक यानी कि इक्विटी मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको बेसिक 3 अकाउंट की ज़रूरत होती है। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा है डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट तो हर एक के पास रहता ही है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने बाई और सेल किया हुआ पैसा रहता है, और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं। ये तीनों अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले के दिनों में फिजिकल शेयर्स रहते हैं, अभी ये फिजिकल शेयर्स नहीं है, तो ये डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, तो इसके अंदर कोई फिजिकल शेयर नहीं है, इसलिए इस अकाउंट को डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट यानी कि डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आपका पैसा आपसे निकल के कैसे आपके पास आता है। सबसे पहले तो आप कुछ अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, और वही अमाउंट आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। वो अमाउंट से आप कुछ शेयर्स आप इक्विटी मार्केट से खरीदते हैं। इक्विटी मार्केट आपको इन पैसों के बदले में कुछ शेयर्स अलॉट करती है, जो आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। ये डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर्स जब आप सेल करते हो, तो इक्विटी मार्केट आपको इन रिटर्न पैसा देती है, और यही पैसा आप वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये बैंक अकाउंट का पैसा आप वापस अपने पास रख सकते हो। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिविजुअल स्टॉक यानी कि इक्विटी मार्केट का। अब म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। म्यूचुअल फंड में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है, जो पूरा म्यूचुअल फंड को हैंडल करती है। इसके लिए एक ट्रस्ट रहता है जो इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को वॉच करता है। तुम्हारे मेरे जैसे इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर ये एएमसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ये एएमसी एक स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाती है। ये पूरा एएमसी को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रहता है। किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले उसका फंड मैनेजर कौन सा है, ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंड मैनेजर का रोल म्यूचुअल फंड में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा कि किसी ने एसबीआई के म्यूचुअल फंड लिया है, किसी ने आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड लिया है, किसी ने रिलायंस का म्यूचुअल फंड लिया है, किसी ने एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड लिया है। तो ये सब एसबीआई, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, ये सबको एएमसी बोलते हैं। पब्लिक से एक्यूमुलेट किया हुआ पैसा अपने फंड मैनेजर की हेल्प से ये एएमसी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका और मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये म्यूचुअल फंड को सिर्फ फंड मैनेजर ही ऑपरेट करता है। अब हम म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। यूँ तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, लेकिन मैंने इधर ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है इक्विटी फंड्स,
दूसरा ETF या गोल्ड फंड्स, तीसरा हाइब्रिड फंड्स और एक है डेट फंड्स। इक्विटी फंड्स में आप लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप जैसे फंड्स अवेलेबल है। एलएसएस यानी कि टेक्स सेविंग स्कीम, ये भी इक्विटी के अंडर ही आता है। सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड जैसे इक्विटी फंड्स अवेलेबल है। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF फंड एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हुए रहते हैं। हाइब्रिड फंड्स, इसमें बैलेंस फंड और आर्बिट्रेज फंड। और डेट फंड्स के कुछ एग्जांपल है लिक्विड फंड्स, गिल्ड फंड्स, डायनेमिक फंड्स और कॉर्पोरेट फंड्स। ये सभी फंड्स की कैटेगरी अपने आप में अलग अलग रिटर्न्स देती है और इसका रिस्क फैक्टर भी अलग अलग रहता है। यहाँ पे मैंने रिस्क वर्सेस रिटर्न का एक ग्राफ दिखाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, डेट फंड और लिक्विड फंड्स का रिस्क और रिटर्न बहुत ही कम रहता है। ऑन दी अदर हैंड इक्विटी फंड्स और सेक्टोरल फंड्स के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू डेट फंड्स, लेकिन इधर रिस्क भी ज़्यादा रहता है। आपने अभी अभी सुना होगा कि फ्रैंकलिन फंड्स ने अपने डेट फंड्स को बंद कर दिया है। पर्सनली मैं डेट फंड्स और लिक्विड फंड्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि इन लोगों का रिटर्न अपनी बैंक की फिक्स डिपॉजिट के आसपास ही रहता है। तो 1 या 2% लेने के चक्कर में हम लोग उतना रिस्क क्यों उठाए, उससे अच्छा तो बैंक का रिटर्न रहता है जहां अपना इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहता है। अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि बहुत ही पॉपुलर है, SIP, और दूसरा लमसम। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट जो आप सिलेक्ट करते हो वो डिडक्ट होता है, और लमसम में आप एक ही बार में कुछ अमाउंट डाल सकते हो। जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्लान्स रहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्ट ही AMC के साथ टाइप करते हैं, इसके बीच में कोई ब्रोकर नहीं रहता है। इसका एक्सपेंस रेशियो एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान बहुत ही कम रहता है, और रेगुलर प्लान में आप थ्रू ब्रोकर इन्वेस्ट करते हो। ग्रोथ प्लान में आप जो भी डिविडेंड आता है वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट में ही जाता है, आपको कुछ डिविडेंड नहीं मिलता है। और डिविडेंड प्लान में आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिलता है। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक वन टाइम चार्जेस लगते हैं और एक रेगुलर बेसिस पे आपको चार्जेस लगते हैं। वन टाइम चार्जेस में आपको एंट्री लोड, जो कि अब नहीं लगता है, पहले एंट्री लोड लगता था, और एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड आपको 0.5 से 2% के आसपास लगता है, और ट्रांजेक्शन चार्जेस कुछ 100 टू 150 के आसपास लगता है। रेगुलर चार्जेस आपको जो लगता है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये एक्सपेंस रेशियो आपको आपका फंड मैनेजर आपका फंड ऑपरेट करने के बदले में लेता है। अब हम म्यूचुअल फंड को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि स्टॉक में किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस रहता है, सेम वे म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड का प्राइस जानने के लिए उसका NAV रहता है। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। किसी भी फंड की नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए इधर मैंने एक फॉर्मूला दे के रखा हुआ है। समझो आपने ABC नाम के कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे जनवरी में आपका NAV 100 रुपीज़ है, फरवरी में 80 रुपीज़, मार्च में 50, अप्रैल में 120 और मई में 130 रुपीज़ रहता है। आपने SIP का सिलेक्शन किया है, उसका मतलब हर एक महीने में कुछ फिक्स डेट को आपके अकाउंट से 1000 रुपीज़ डिडक्ट होता जाएगा, और आपको हर एक महीने पर अलग अलग यूनिट्स अलोकेट किए जाएंगे। आपका यूनिट का अलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट को NAV से डिवाइड करके मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि फरवरी और मार्च में NAV की वैल्यू बहुत ही कम थी, इसका मतलब मार्केट गिरा होगा, और अप्रैल और मई में NAV की वैल्यू अच्छी है, इसका मतलब मार्केट ग्रो किया था। फरवरी और मार्च में आप देखोगे कि यूनिट अलोकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अप्रैल और मई। तो जब मार्केट गिरता है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलता है, और जब मार्केट हाई रहता है तो आपका NAV तो ग्रो कर ही रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि मार्केट की वॉलीटैलिटी का हमें एवरेजिंग कॉस्ट मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिया है। मार्केट में कभी भी NAV इतना फास्ट एक महीने में कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करती।
ये एक इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। जैसा कि आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 के आसपास है और मैच्योरिटी अमाउंट 7630 है। करंट एनएवी और टोटल यूनिट को मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट मिलते हैं वो आपका मैच्योरिटी अमाउंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एब्सोल्यूट 52.59 के आसपास रिटर्न मिला है। म्यूचुअल फंड में आपने खुद के स्टेटमेंट में देखा होगा कि आपको एक एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाता है और दूसरा एक CAGR दिखाता है। CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आज हम इन दोनों का डिफरेंस एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000 है और मैच्योरिटी अमाउंट 32,000 है। मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का है। तो पहले एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस को इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये केस में आप देखोगे तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 166.6% है। अब हम CAGR कैलकुलेट करेंगे। CAGR कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। CAGR कैलकुलेट करते वक्त हम टाइम को कंसिडर करते हैं, जहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न में हम टाइम कंसिडर नहीं करते। सो मेजरली आपका CAGR एब्सोल्यूट रिटर्न से कम रहता है। तो आई होप कि आपको इधर एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जाते जाते आपको एक ट्रिविया के साथ छोड़ रहा हूँ। क्या आपको पता है इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड कब शुरू हुआ था और कौन सा था? और आंसर है SBI म्यूचुअल फंड, जो कि 1987 में स्टार्ट हुआ था। तो आपको अगर हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।